बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, यूनिट नंबर 3 वेरिएशन हम पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज नंबर 3.5 को आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं और दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। और ये बिल्कुल रिलेट करती है डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में, जो कि हमने 3.1 एक्सरसाइज में सीख लिया। रिलेशंस किस तरह से बनाए जाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, वो उसको कब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये सब हम 3.1 में सीख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले 3.1 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करना सीख लें, समझ लें, उसके बाद आप 3.5 को समझिएगा क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्ट रिलेट कर रही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और उसमें वो ये कहता है कि अ हेज इज़ मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। आपको पता होगा हेज कहते हैं बाड़ को, ठीक है। उमूमन किसी बाउंड्री को बनाने के लिए एक बाड़ बनाई जाती है, उसको लकड़ी के तख्तों से बनाया गया, ठीक है। द थिकनेस टी ऑफ द हेज। अच्छा, ये टी से उसने खुद ही डिनोट कर दिया। अब आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, सपोज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो थिकनेस है वो एक्स है या वाई है, जो भी है उसने बता दिया, अब आप वही लेट कीजिए, ठीक है। थिकनेस ऑफ द हेज वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ प्लैंक्स एन। अब नंबर ऑफ प्लैंक्स को भी उसने एन से खुद ही डिनोट कर दिया, आपको खुद से लेट नहीं करना, ठीक है। ये थिकनेस वेरी करती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे उतनी ज़्यादा उस बाड़ की चौड़ाई बनेगी। अब आप देखिए कि ये डेली लाइफ का एप्लीकेशंस भी हैं, यूज़ भी है कि डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन तो हम पढ़ते रहते हैं, इनमें इनका यूज़ कहाँ पे है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी, उतनी ज़्यादा चौड़ी बाड़ बनेगी। जितने कम तख्ते लगाए जाएंगे उतनी कम चौड़ी बाड़ बनेगी। ये है जी डेली लाइफ का यूज़, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का। अब आपको कहते हैं 4 प्लैंक्स मेक 12 सेंटीमीटर थिक हेज। यहाँ पे आप को दो वैल्यूज़ दी गई हैं। 4 प्लैंक्स हैं और उसकी वजह से थिकनेस जो बनती है 12 सेंट। 4 तख्ते लगते हैं तो बाड़ की थिकनेस जो है वो 12 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। अब इन दोनों की वजह से आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट करना है। जब आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी हेल्प से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताती कि पहले सब कुछ 3.1 में डिस्कस हो चुका है। फिर 3.5 और 3.1 में फ़र्क क्या है? देखिए 3.1 एक्सरसाइज में उसने डेली लाइफ एप्लीकेशंस नहीं बताई। यूनिट के बिल्कुल स्टार्ट में वेरिएशन जब वो सिखा रहा है डायरेक्ट और इन्वर्स, उस वक्त वो एप्लीकेशंस तो नहीं ना बता सकता था। पहले उसने सारी 4 एक्सरसाइजेज में के मेथड और फलां सारा प्रैक्टिस करवा के अब उसने 3.5 लास्ट एक्सरसाइज में उसके यूज़ बताए। अब आपने खुद से पहले वो डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन में सिर्फ दो वैल्यूज़ दे देता था, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आप एक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के और वाई लिख लेते थे, और फिर उसके बाद रिलेशंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी होता था उसको सॉल्व करते थे। अब उसने वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आपको दे दिया, ठीक है, बस यही फ़र्क है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जी मैंने अपने पास गिवन और जो फाइंड करना है उसको लिख लिया है, और उसने कहा था कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैंने पहले से इस चीज़ को गिवन में लिख दिया। दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और मैंने दिस इम्प्लाइज दैट इसी को टी इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन की फॉर्म में लिख दिया। फिर उसने एन दिए हुए थे, जब 4 प्लैंक्स होंगे तो थिकनेस 12 सेंटीमीटर बनेगी। गलती से भी 4 के साथ कोई यूनिट ना लिखिएगा क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक गिनती है, 4 होंगे 5 होंगे जितने भी होंगे, ठीक है। जबकि ये उसकी लेंथ या विड्थ थी इसलिए इसके साथ यूनिट आया हुआ है। अच्छा, फाइंड क्या करना है? उसने कहा था आप थिकनेस फाइंड करें जब नंबर ऑफ प्लैंक्स 6 होंगे, और नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करें जब थिकनेस 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक गिवन और टू फाइंड को मैंने अलग अलग से लिखा हुआ है। आप इस पूरे को सिर्फ एक डेटा की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक वो भी तरीका है, जिस तरह भी आपको ईजी लगे। चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। पहले मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं ज़रा गिवन लिखना चाह रही थी क्लियरली। अब बार बार थिकनेस ऑफ हेज नंबर ऑफ प्लैंक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप डायरेक्ट रिलेशन लिखिए कि जैसा कि सिंस t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दिस इम्प्लाइज दैट जब
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इक्वल आता है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक के इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एन अपनी जगह पे है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेटा कि जब नंबर ऑफ प्लैंक्स एन होंगे, अब मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। थिकनेस 12 सेंटीमीटर, इसको मैं 12 सेंटीमीटर पुट कर रही हूँ कि अभी हमें अननोन है और नंबर ऑफ प्लैंक्स उसने 4 दिए थे, तब के की क्या वैल्यू बनी। के को आइसोलेट करना है, जैसा कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरा नहीं ख्याल ये बहुत मुश्किल है, जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वो पूरी वीडियो को मत देखें, स्किप कीजिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा जनाब 3 सेंटीमीटर, हमारे पास के की वैल्यू आ गई। जो उसने फर्स्ट वाला डेटा दिया हुआ था, इसकी हेल्प से हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो कुछ भी पूछेगा हम के को पुट करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जनाब पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें आपको टी फाइंड करना है और नंबर ऑफ प्लैंक्स एन। When number of planks is equal to 6, then what is the thickness, ठीक है। This is your first part. अब by the help of this proportionality, this value, as we know that t is equal to kn, आप अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से स्टार्ट करें या t is equal to kn से स्टार्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी, एक स्टेप की बात है। वैल्यूज़ पुट कीजिए। t तो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। के अभी अभी आपने फाइंड किया, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज़ एन, दिस इज़ 6, पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। के आप उसके बाद भी लिख सकते हैं। टी इज़ इक्वल टू 6 3 ज़ार 18 सेंटीमीटर। ये थिकनेस थी इसलिए इसके साथ सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि थिकनेस ऑफ हेज इज़ 18 सेंटीमीटर, बल्कि हम लास्ट में ही एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा कि नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करें जब थिकनेस 9 सेंटीमीटर होगी। सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, जिसमें एन आपने फाइंड करना है और थिकनेस आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन रिलेशन लिख लीजिए, टी इज़ इक्वल टू के इंटू एन, पुटिंग द वैल्यूज़। थिकनेस इज़ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स एंड n इज़ अननोन। n को आइसोलेट कीजिए, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, ठीक है जी, कैंसिल हो जाएगा। एंड 3 3 ज़ार 9, सो n इज़ 3। अब देख ले n के साथ ये चूँकि नंबर था इसलिए इट हैज़ नो यूनिट, ये कट गया है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ प्लैंक्स। अब आप फाइनली एक स्टेटमेंट लिखिए जिसमें आप ये कहेंगे कि थिकनेस ऑफ द हेज इज़ 18 सेंटीमीटर व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6 एंड n इज़, सेकेंड पार्ट के लिए आप लिखेंगे कि n इज़ नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन थिकनेस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख नहीं रही आपका वक्त बचाने के लिए। मैं चलती हूँ जनाब अगली पार्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन अ फाउंटेन, एक फवारे में, द प्रेशर P, उसने खुद से डिनोट कर दिया तो आपने खुद से लेट नहीं करना, ठीक है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में T और N को लेट सपोज नहीं किया। प्रेशर ऑफ द वाटर एट एनी इंटरनल पॉइंट, आपको पता है एक फवारे में एक पाइप होता है, फिर वहाँ से एक प्रेशर से नीचे पानी गिरता है, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी भी एक ख़ास पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले ले, वहाँ से जो प्रेशर है उसका वो वेरी करता है डायरेक्टली एज डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस, यानी पानी की जो सरफेस है वापस आके जो पानी गिरता है ना, तो अब पानी की जो सतह बन रही है वहाँ से उस डेप्थ से लेकर, वहाँ से सतह से लेकर उस फाउंटेन के किसी भी पॉइंट से वहाँ तक की जो डेप्थ बन रही है, जो गहराई है जहाँ से पानी गिर रहा है, वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है, अब ये भी तो डेली लाइफ की एप्लीकेशन है ना, डेली लाइफ का यूज़ है। किस तरह, देखिए जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितना ज़्यादा बड़ा पाइप होगा, ऊंचाई तक होगा, वो उतना गहरा पानी उसको गिरेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये डेप्थ उतनी ज़्यादा बन जाएगी सरफेस से लेके उस पॉइंट तक। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतने ज़्यादा प्रेशर से गिरेगा। अगर थोड़ी सी ही डेप्थ है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ये पानी का एक लेवल है, ठीक है, फाउंटेन का एक पाइप है और वहाँ से पानी गिर रहा है। अब ये डेप्थ है टोटल, ठीक है, जहाँ किसी भी पॉइंट से लेके उसके सरफेस तक का,
ये सारी उसकी डेप्थ को डिनोट कर रहा है। अब अगर पाइप बहुत ज़्यादा लेंथ में है सपोज़, तो वहाँ से पानी जब गिर रहा है तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर से गिरेगा, और चूँकि डेप्थ अगर कम है तो फिर कम प्रेशर होगा। तो कम डेप्थ कम प्रेशर, ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा प्रेशर, इसलिए इसको डायरेक्टली वेरी कहा गया। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम होती है, तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब वो कहते हैं कि प्रेशर इज़ 51 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर पहले पढ़ते हैं, सेंटीमीटर बाद में पढ़ते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को अमूमन देखा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ रहे होते हैं, इस तरह से नहीं पढ़ते, ठीक है। लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। तो ये प्रेशर का यूनिट हो गया। कहता है कि व्हेन डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर, अगर सिर्फ 3 सेंटीमीटर की डेप्थ हो तो पानी का इतना प्रेशर बनता है। आप बताइए कि जब डेप्थ 7 सेंटीमीटर होगी, आप उसे बढ़ा दी पहले से, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट ये बताऊँ कि अगर आप एग्ज़ाम्स में बैठे हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आंसर ठीक है या नहीं, तो आपको कम से कम इतना ज़रूर पता चल जाना चाहिए कि 51 से जो भी वैल्यू आएगी ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डेप्थ 3 से उसने 7 कर दी, ज़्यादा कर दी, बढ़ा दी, इंक्रीज़ हुई अगर डेप्थ, तो प्रेशर को भी इंक्रीज़ होना ही चाहिए। अगर आपका आंसर 51 से कम आ रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। मैंने अपने पास गिवन लिख लिया कि उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो रिलेशन दिया था उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। प्रेशर और डेप्थ उसने पहले से दे दी थी टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और फाइंड आपने करना है पी, प्रेशर फाइंड करना है जब डेप्थ आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ जी विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो रिलेशन लिखते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। डेप्थ और प्रेशर डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, तो P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू के डी। वैल्यूज़ पुट करते हैं जनाब। सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हमारे पास सॉरी ये 51 है, 51 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू के, और डेप्थ थी 3 सेंटीमीटर। इसके इन दोनों की हेल्प से हमें के की वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले ये फाइंड आउट हो जाएगी। के को आइसोलेट करने के लिए 3 सेंटीमीटर यहाँ आके डिवाइड होगा, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये 3 की टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो ये बनता है 17 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे भी पर का मतलब है असल में डिवाइडेड बाय स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पहले से सेंटीमीटर मौजूद है, इक्वल टू के। अब आप कंफ्यूज होंगे न्यूटन और इसमें, आप इन यूनिट्स को इग्नोर कीजिए, ये मैंने आपको ऐसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्लियर करके बताया, ठीक है। आप सिर्फ प्रेशर को 51 और डेप्थ को 3 सेंटीमीटर की बजाय 3 पुट कर सकते हैं। इस सब को आप इग्नोर कीजिए। उसकी वजह यह है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे यूनिट्स क्या आ रहे हैं, यूनिट लेने ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब आते हैं जनाब अपने क्वेश्चन की तरफ, असल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको डेप्थ 7 सेंटीमीटर दी गई और आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब मैं लिखती हूँ जनाब, जैसा कि P इक्वल है के डी के, सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ प्रेशर तो फाइंड आउट करना है, P एज इट इज़ रहेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 17, और डेप्थ उसने कहा जब 7 सेंटीमीटर हो तब बताइएगा कि कितना प्रेशर बनता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा P इज़ इक्वल टू 119। अब चूँकि प्रेशर है, प्रेशर के लिए आप सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अब ये कैसे यूनिट आ गया, हालांकि ऊपर सेंटीमीटर है, ये थोड़ा सा ज़रा मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, के की वैल्यू क्या आ रही थी असल में, जिसमें हमने इसको इग्नोर कर दिया। ये के की वैल्यू में आ रहा था ना न्यूटन पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको बोल सकती हूँ। और अभी आपके पास क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू
मैं पूरा ही लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आया था ना आपके पास के की वैल्यू, के के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 119। ऊपर न्यूमरेटर में एन भी बच गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेंटीमीटर बचता है, तो ये असल में 119 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं पूरा के की वैल्यू को पूरा यहाँ पे लिखती ना तो भी ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आनी थी। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बेहतर आप ना ही लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो फिर उसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता। अगर आप डायरेक्टली लिखते यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से होता, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाता और बाकी आपके पास प्रेशर का एग्जैक्ट जो यूनिट आना चाहिए वो आ जाता। ठीक है जी, आखिर में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लीजिएगा, सो द प्रेशर इज़ 119 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर T। दिस इज़ अनदर डेली लाइफ एग्जाम्पल और एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। कहता है कि देखिए, आपको ये पता भी होगा, फिज़िक्स में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए किसी भी कंटेनर का जिसके अंदर गैस मौजूद है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर प्रेशर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम प्रेशर होगा। ये बात आपने फ़िज़िक्स में कहीं ना कहीं ज़रूर सीखी होगी। ठीक है, तो कहता है कि टेम्परेचर T और गैस का प्रेशर P डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। जब प्रेशर इतना होगा और टेम्परेचर इतना होगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने बताना है कि टेम्परेचर जब 150 होगा तो प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए पहले टेम्परेचर 75 था, उसने इंक्रीज़ कर लिया, तो यकीनन ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि वेरिएशन डायरेक्टली है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है जी, ओके, मैं अपने पास गिवन और टू फाइंड लिख लेती हूँ सबसे पहले जी। क्वेश्चन है, मैं आपको जो गिवन था वो ये था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मैंने अपने पास रिलेशन बना लिया। इसके अलावा जो उसको गिवन थी जो दो वैल्यूज़ वो भी मैंने लिख ली। फाइंड आपको करना है प्रेशर जबकि टेम्परेचर आपके पास 150 डिग्रीज हो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन में मैंने अपने पास P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P इज़ इक्वल टू KT लिख दिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें दो वैल्यूज़ दे दी थी, एक प्रेशर की जिसको मैं पुट कर लेती हूँ 50 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। अच्छा, ये अब सेंटीमीटर नहीं है, 50 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इज़ इक्वल टू के और T की वैल्यू है आपके पास, यानी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया, दिस इज़ ओनली स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड आउट करना है आपने। आप सिर्फ 50/75 ले लें, आपको न्यूटन और मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए। यूनिट्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बेहतर है आप ना लें। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 25 की टेबल पे काटूँ तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फाइंड करना है प्रेशर जब आपके पास टेम्परेचर होगा 150 डिग्रीज। तो इसके लिए रिलेशन दोबारा से लिख लेते हैं। एज P इज़ इक्वल टू K इंटू T, वैल्यूज़ पुट करना है, प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, दिस इज़ 2/3। और टेम्परेचर आपको उसने कहा कि जब 150 डिग्री से होगा। अब आप ना ही लिखें ताकि, क्योंकि फिर प्रेशर में आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप एंड में बस प्रेशर का एक यूनिट लिख लीजिएगा। इसको सॉल्व कर ले, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0 और ये बनेगा 52 ज़ा 100। तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा 100 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जो अभी फिर कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पे यूनिट लिया गया है और फिर इग्नोर किया गया, मैं उनके लिए बता दूँ रफली। देखिए, अगर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पे आपके पास बना 50 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर था और जब 75 डिवाइड हो गया तो ये बना 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपके पास आ गई थी ना के की वैल्यू, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे ये सारा हो गया के
और टी की वैल्यू उसने कहा कि 150 है, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, इसमें आपके पास ये टेम्परेचर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये सब सॉल्व होने के बाद न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इग्नोर नहीं करना चाहते और एज इट इज़ लेना चाहते हैं तब भी आपके पास प्रेशर का बिल्कुल ठीक ठीक यूनिट बन जाएगा। तो फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सो द प्रेशर इज़ 100 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें कहता है कि इफ़ 8 पर्सनस कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज़, अगर 8 लोग मिल के एक काम कर रहे हैं और वो 10 दिनों में मुकम्मल होता है, देन हाउ मैनी डेज़, कितने दिन लगेंगे वो 10 पर्सनस 10 बंदे कितने दिन लेंगे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब इसने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है। दिस इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स है। दूसरा, आपको खुद से सपोज भी करना है, इससे कोई जो है वो XYZ लेट करके नहीं दिया हुआ, आपने खुद से सपोज करना है। अब सबसे पहले सोचने की बात है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स है। आप मुझे एक बात बताइए, एक होम टास्क है या एक असाइनमेंट है या आपको एक टास्क दे देता है आपके टीचर कि आप ये काम करें जी, प्रोजेक्ट आपने बनाना है और 8 स्टूडेंट्स हैं और आपको 10 डेज़ का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, 10 डेज़ उसके लिए दे दिए जाते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 8 पर्सन से 10 पर्सनस बना दिए जाते हैं, यानी 2 और बढ़ा दिए जाते हैं। 2 लोग जब ज़्यादा आ जाएंगे तो आप सोचिए ना, आपका काम जल्दी होगा या देर से होगा? जी, आपका काम जल्दी होगा क्योंकि अब 2 लोग और आ गए, ठीक है। आप बात को समझें, कम लोग थे तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे उनको मुकम्मल करने में, ज़्यादा लोग आएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, दिन कम से कम लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इनवर्स वेरिएशन, एक बात होगी। दूसरी ये कि आप सबसे पहले सपोज कर ले कि लेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं वो n ले लें या कुछ भी ले लें, x ले लें, और डेज़ जो है वो भी आप कर लें। फिर उसके बाद आप उस हिसाब से जो भी आपको फाइंड आउट करना है, मैं गिवन लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये ले जी, मैंने अपने पास डेटा लिख लिया है कि जब 8 लोग थे तो 10 दिन दिए गए उनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और आपने फाइंड करने हैं कितने दिन लगेंगे जब 10 लोग हो जाएंगे काम को करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सपोज करना है उसके बाद ही मैं इसको डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनल बनाती हूँ। मैं सबसे पहले लिखती हूँ जी कि लेट करती हूँ कि नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर लीजिएगा। मैं इसको x कह देती हूँ और नंबर ऑफ डेज़ को जो है वो मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि वो y है, ठीक है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, जैसे कि हमें पता है कि दिस इज़ इनवर्स वेरिएशन, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दे क्योंकि उसने खुद से नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये आपने खुद सोचना है। तो यहाँ पे आप लिख लें दिस इज़ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। सो अब आप कहेंगे कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने कम दिन लगेंगे, ठीक है, और जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन होगी। इसको आप लिख सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल है 1/y के या y प्रोपोर्शनल है 1/x के, दोनों तरीक़ों से ठीक हो जाएगा। इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू k इंटू 1/y या k/y, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ जो कि गिवन थी 8 और 10, ताकि मुझे k की वैल्यू मिल जाए। मेरी सपोजिशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यूज़ पुट होंगी। k को आइसोलेट करती हूँ तो यहाँ पे 10 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि बनेगा 80। अब आ गई मेरे पास k की वैल्यू, ठीक है। अब मैं दोबारा से लिख लेती हूँ अपने पास वो रिलेशन जो कि मैंने खुद से बनाया कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y या x इज़ इक्वल टू k/y। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वो कहता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ पर्सनस 10 हो गए, यानी अब उसने लोग बढ़ा दिए, तो फिर आपने डेज़ बताने हैं। मैंने x को सपोज़ क्या किया था, मैंने x को नंबर ऑफ़ पर्सन सपोज़ किया हुआ था, ठीक है।
तो ये नंबर ऑफ़ पर्सनस है। इस वक्त ये हो जाएगा 10। के की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की 80 डिवाइडेड बाय वाई। वाई मुझे फाइंड आउट करना है, इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ आइसोलेट करने की खातिर, और यहाँ से 10 को शिफ्ट कर देती हूँ डिनोमिनेटर में। ये बन जाएगा 8। वाई का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू माई सपोजिशन कि नंबर ऑफ डेज 8 है। सो the number of days is equal to 8 when number of persons is equal to 10। जब 10 लोग आ जाएंगे तो फिर सिर्फ 8 दिनों में काम मुकम्मल हो सकता है। ठीक है जी। देखिए कम हो गए ना अब दिन, जब 2 लोग और आ गए तो दिन पहले 10 थे, अब सिर्फ 8 रह गए। अच्छा ये तो इत्तेफाक से 8 और 10 और 10 और 8 ही हो गया, हमेशा इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपने वैल्यूज़ को नहीं देखना, आप सिर्फ ये देखें कि बड़ी है या कम हो गई है। तो पहले जब लोग सिर्फ 8 थे तो 10 दिनों में काम हो रहा था, अब जब 2 लोग और बढ़ गए तो 10 दिनों के बजाय सिर्फ 8 दिनों में वो काम मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज इन्वर्स वेरिएशन। मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर इंशाल्लाह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।